हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वैदिक काल यानी कि आपका वैदिक पीरियड। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस किस के अंदर? सबसे फर्स्ट आपका यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, उसकी 10th यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडली आपका यूजीसी नेट में ही सेकेंड पेपर होता है आपका एजुकेशन। उसकी सेकेंड यूनिट है आपकी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। उसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, बीए हिस्ट्री वगैरह, तो इनके अंदर जो आपके 16 मार्क्स 16 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका इस वीडियो से कवर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो वैदिक एजुकेशन है इसको पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव और आपके इससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। सो आइए आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड आपका कब से कब तक था। तो सबसे पहले देखिए जो भारत है वैदिक पीरियड का जो समय था वो हमारा 1500 से 2500 नहीं है, यहाँ पे 1500 आएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो वैदिक पीरियड था कौन सा था? जहां पर आपकी वेदों की पढ़ाई कराई जाती थी। जैसे आपका ऋग्वेद था, आपको पता होगा 4 तरह के वेदों की बात की जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, जहां पर इन वेदों की पढ़ाई कराई जाती थी उस टाइम का जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। और जो समय था हमारा वो था 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कौन से होते हैं? जहां पर आपके जो साल हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में चलते हैं। 1500, इसके बाद 1499, 1498, इस तरह से। ठीक है, अब जो आपका वैदिक पीरियड था ना उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था आपका प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल है इसका समय था हमारा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था इसका समय माना जाता है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया था? क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शिक्षा की कि शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो जो प्रारंभिक काल में आपकी शिक्षा प्रणाली थी और जो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली थी उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ही ज्यादा आपको अंतर देखने को मिल देगा। इसलिए जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। इसके बाद हम शिक्षा का अर्थ की जो हमारे एजुकेशन दी जाती थी वैदिक पीरियड के टाइम पे, वैदिक काल में, उस टाइम पे शिक्षा का अर्थ क्या था? तो शिक्षा के अर्थ में हम 2 तरह से लेके चलते हैं। एक होता है हमारा संकुचित अर्थ और दूसरा होता है हमारा व्यापक अर्थ। अब संकुचित अर्थ नैरो मीनिंग हम बोल सकते हैं और दूसरा ब्रॉड मीनिंग। तो संकुचित अर्थ तो क्या था कि बच्चों को परिवारों में विद्या आरंभ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद उनकी जो पढ़ाई थी उनकी कौशल और ज्ञान है प्रशिक्षण वो शुरू हो जाता था। यही उनका जो नैरो मीनिंग है, संकुचित अर्थ है, ये हमारा शिक्षा का माना जाता है। ठीक है, जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो आपके वैदिक एजुकेशन है उसमें 3 तरह के संस्कार आते हैं। एक तो होता है आपका यही विद्या आरंभ संस्कार, इसके बाद होता है आपका उपनयन संस्कार और तीसरा होता है आपका समावर्तन संस्कार। तो इन संस्कारों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ समझ लेते हैं कि इनका संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ तो यही था कि बच्चे अपने परिवार में विद्या आरंभ संस्कार के बाद अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हासिल करते और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद उच्च शिक्षा हासिल करना, ये है संकुचित अर्थ। लेकिन जब हम इसके व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो व्यापक अर्थ था कि जीवन भर स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, कि आपको पूरी उम्र
पूरी जिंदगी आपको खुद से पढ़ते हुए अपने ज्ञान है उसको अर्जन करते रहना है, ये आपका व्यापक अर्थ होता था वैदिक काल के टाइम पे। इसके बाद है कि जो वैदिक काल है उस टाइम पे शिक्षा कैसी होती थी, कितने भागों में शिक्षा है उसको विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले होती थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा, इसके बाद उच्च शिक्षा, और तीसरी थी आपकी व्यावसायिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन सी थी? प्रारंभिक शिक्षा जो कि घरों में बच्चों को दी जाती थी, और उसके लिए जो उम्र की बात करते हैं हम, तो 5 वर्ष की आयु पर घर के अंदर ही बच्चों का क्या है, विद्या आरंभ संस्कार किया जाता, विद्या आरंभ संस्कार, और इसके बाद बच्चों की पढ़ाई है वो शुरू हो जाती थी 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये होती थी हमारी प्रारंभिक शिक्षा। अगर अब हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा में क्या था हमारा कि आप जब प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद बच्चों को गुरुकुल में जाना होता था, गुरुकुलों में प्रवेश करना होता था। तो 5 से लेकर 8 वर्ष तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है वो चलती थी। जब बच्चे 8 वर्ष के हो जाते थे तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता, उपनयन संस्कार, तो इसके बाद उनका गुरुकुलों के अंदर प्रवेश हो जाता था। ठीक है, तो 8 से 12 वर्ष की आयु बच्चों के लिए रखी गई थी उच्च शिक्षा के लिए। अभी 8 से 12 वर्ष तक क्यों रखी गई थी? क्योंकि जैसे आपको पता है उस टाइम पे वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, अलग अलग जो जाति है उनके बच्चे थे। तो जब ब्राह्मणों के बच्चों की बात की जाती थी तो उनका उपनयन संस्कार है 8 वर्ष की आयु पर किया जाता था। क्षत्रिय के जो बच्चे होते थे उनका 10 वर्ष, और वैश्य के जो बच्चे होते थे उनका 12 वर्ष। इसीलिए जो उच्च शिक्षा का हमने टाइम पीरियड लिखा है वो है 8 से 12 वर्ष तक कि बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाएगा और इसके बाद गुरुकुलों में प्रवेश किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा। तो वैदिक काल में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको क्रम शिक्षा बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा को ही हम क्रम शिक्षा भी कहते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में छात्रों की जो योग्यता होती थी और उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती थी उसके आधार पर उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की ही बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखिए, जब प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं उस टाइम पे तो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो वर्ण यानी कि जो जाति है उसके आधार पर दी जाती थी। ठीक है, जैसे अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको मंत्र पूजा पाठ है वही सिखाया जाएगा। क्षत्रिय का बच्चा है तो उसको तलवारबाजी, तीरंदाजी, उसी की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें काफी अच्छी शिक्षा प्रणाली मानी जाती है हमारे उत्तर वैदिक काल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि संस्कार। 3 तरह के संस्कारों की बात की जाती है आपके। एक तो होता है विद्या आरंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार, और तीसरा होता है समावर्तन समारोह। तो विद्या आरंभ संस्कार जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उस टाइम पे विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। किसी भी एक शुभ दिन देखकर बच्चे का और पुरोहित बुलाकर, पुरोहित है उनके द्वारा बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा थी वो शुरू हो जाती थी। उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो 8 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बीच में बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। ये कब होता था? जब बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा है उसको कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद और गुरुकुलों में प्रवेश करने से पहले आपका उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार के बाद बच्चे हैं उनकी जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा समावर्तन समारोह। समावर्तन समारोह कब होता है? जब बच्चा गुरुकुल की शिक्षा है उसको पूरी कर लेते थे, यानी कि उनकी उच्च शिक्षा है वो भी पूरी हो जाती थी। उस टाइम पे समावर्तन समारोह होता था।
और इस समारोह में गुरु, मतलब जो समावर्तन समारोह था आपका, वो गुरुओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे कि आप 100 अध्याय, यानी कि खुद से आप अपना अध्याय है, पढ़ाई है, वो कंटिन्यू रखेंगे, उसके अंदर प्रमाद नहीं करेंगे। प्रमाद क्या होता है? आपका आलस्य। ठीक है, तो प्रमाद नहीं किया जाएगा। इस तरह का उपदेश देते हुए जो समावर्तन समारोह है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, सो वैदिक काल में हमने समारोह, संस्कारों की और समारोह की बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो शिक्षा का प्रशासन और वित्त की, उस टाइम पे जब शिक्षा होती थी तो उस टाइम पे फाइनेंस, वित्त क्या होता है? आर्थिक सहायता हम बोल सकते हैं, आर्थिक सहायता या फाइनेंस हम बोल सकते हैं। तो वो कहाँ से आता था खर्च? क्योंकि आपको पता है कि गुरुकुलों में जब पढ़ाई होती है तो गुरुओं के द्वारा गुरुकुल हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक है, उसी के अंदर जो शिष्य हैं उनका रहना, उनका खाना पीना, मतलब उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ क्या है? गुरुओं के द्वारा गुरुकुल के अंदर ही की जाती है। तो इतना वित्त कहाँ से आए कि गुरु है उनके जो गुरुकुल है उसको सुचारू रूप से चला सके? तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या थे कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त, कि जो राजा महाराजा थे उनका कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होता था शिक्षा को लेकर। जो गुरु थे सिर्फ गुरु ही उत्तरदायित्व तो होते थे बच्चों की शिक्षा के लिए। जो शिक्षा थी वो निःशुल्क दी जाती थी, क्योंकि गुरु है, कोई भी किसी भी तरह की जो फीस हम बोल सकते हैं वो नहीं लेते थे। तो फिर आय के स्रोत क्या रहेंगे? आय के स्रोत थे हमारे दान, जैसे कि कोई राजा महाराजा है या कोई धनी महापुरुष हैं वो दान करते हैं, उसके द्वारा गुरुकुलों का कार्य चलता था। या दूसरा भिक्षा, कि गुरु जो शिष्य होते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा के द्वारा जो अपना खाना है उसका मतलब पालन पोषण वो करते थे भिक्षा के द्वारा। और तीसरी होती थी गुरु दक्षिणा, कि जब शिष्यों की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो जाते टाइम वो अपने गुरुओं को कुछ दक्षिणा के रूप में दे के जाते थे, तो वो होती थी गुरु दक्षिणा। तो आय के स्रोत के रूप में दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा है, इनसे गुरुकुल है उनका कार्य चलता था। इसके बाद आता है कि शिक्षा के उद्देश्य। उस टाइम पे शिक्षा है वो किस उद्देश्य से दी जाती थी? सबसे पहला तो था कि ज्ञान का विकास किया जाए। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य संरक्षण, ये उद्देश्य था। थर्ड संस्कृति का संरक्षण और नैतिक एवं चारित्रिक विकास। ये वैदिक शिक्षा प्रणाली है, उस टाइम के हमारे कुछ उद्देश्य होते थे। ठीक है, इसके बाद हम शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात करते हैं। पाठ्यचर्या यानी कि आपके करिकुलम, करिकुलम बोल सकते हैं आप या पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होता था। तो जैसे कि आपको पता है शिक्षा हमारी दो भागों में विभाजित थी, एक थी आपकी प्रारंभिक और दूसरी उच्च। तो पाठ्यक्रम है वो भी हमारे दो तरह से विभाजित होंगे। ठीक है, कि प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और जो उच्च शिक्षा है उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा है। तो प्रारंभिक शिक्षा में भाषा का व्याकरण, छंद शास्त्र, गणना का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार और धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा पर संस्कृत भाषा, क्योंकि आपको पता है कि जो वैदिक सिस्टम की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है, तो वेद हमारे कौन सी भाषा में थे? संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत भाषा, उसके व्याकरण, धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा है, ये अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स शामिल किए गए थे? इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र और देव विद्या और ब्रह्म विद्या। ठीक है, ये थे, ये आपके उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम थे। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो पाठ्यचर्या है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक थी परा और दूसरी अपरा विद्या। ठीक है, तो
प्राविद्या तो कौन सी थी, जो आपकी आध्यात्मिक यानी कि आपके वेदों से संबंधित जो थी। अपरा जो आपकी भौतिक चीजों से संबंधित थी, भौतिक। ठीक है, देखिए अपरा यानी कि भौतिक, इसके अंदर क्या आ जाएंगे आपके भाषा, व्याकरण, आपका अंक शास्त्र, कृषि, पशुपालन, कौशल जैसे कताई, बुनाई, रंगाई। ठीक है, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आपकी सैनिक शिक्षा, ये सारे के सारे आ गए आपके भौतिक में यानी कि अपरा में। अगर हम प्रा की बात करते हैं आध्यात्मिक, तो इसमें आपके वैदिक साहित्य आ जाएगा, वेद, वेदांग, उपनिषद यानी कि धर्म, नीति शास्त्र, इनसे संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे आपके प्राविद्या में। ठीक है, इसके बाद है कि शिक्षण विधियां किस तरह की इस्तेमाल की जाती थी। तो सबसे पहले अनुकरण, आवर्ती एवं कंठस्थ विधि। तो अनुकरण में क्या था, ये कौन सी विधि होती है कि इसमें गुरु है, सबसे पहले कोई भी ग्रंथ है, वेद है, उसका उच्चारण करते, बच्चे उसका अनुकरण करते। ठीक है, फिर उनको मतलब उसकी आवर्ती यानी कि उसकी रिपीटेशन करते, रिपीटेशन। ठीक है, और फिर कंठस्थ मतलब वो चीज थी, वो जो ग्रंथ थे जो श्लोक थे वो याद करते। इसके बाद सेकंड थी व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि, कि जो श्लोक हैं वो याद कराने के बाद उनकी व्याख्या की जाती थी। प्रश्न उत्तर और वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का इस्तेमाल किया जाता था। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि और श्रवण मनन निध्यासन विधि, और इसके अलावा एक हमारी कहानी विधि इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम में आपकी शिक्षण विद्या कौन सी थी, तो मोस्टली आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन में जो दिए होते हैं आपकी ये वाली दी होती है, श्रवण मनन और निध्यासन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा अनुशासन, कि उस टाइम पे अनुशासन कैसा होता था। तो 3 तरह के अनुशासन की बात की जाती है। सबसे पहले शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक संयम। शारीरिक संयम में तो कौन से आ जाएंगे कि जहां पर सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूठ न बोलना, चुगली न करना। ठीक है, ये सारे के सारे थे आपके शारीरिक संयम में। मानसिक संयम की बात करते हैं तो जहां पर इंद्रियों का त्याग, ठीक है, जैसे सत्य का पालन करना, अहिंसा, असत्य, अपग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब से दूर रहना, ये आ जाएंगे हमारे मानसिक संयम में। आत्मिक संयम की बात करते हैं तो जहां पर हमें आत्मा के स्वरूप को उसको पहचानना है, यानी कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जहां पर हमें मोक्ष की तरफ ध्यान देना है, मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे 3 तरह के अनुशासन थे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि गुरु कौन होते थे, किनको हम गुरु कहते थे। सबसे पहले तो क्या था कि जो गुरु है उन्हें धियावसु भी कहा जाता था। धियावसु यानी कि धियावसु का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि ही धन हो, मतलब जिसके पास दुनिया का हर तरह का ज्ञान उपलब्ध हो। ठीक है, तो धियावसु कहते थे। सत्यजन्मा यानी कि जो सत्य को जानता है। विश्ववेदा जो मतलब स्वर्ग हर जगह पे उपस्थित है। ठीक है, तो शिक्षक की जो उपाधियां थी वो हमें यहाँ से देखनी है, धियावसु, सत्यजन्मा और विषयवेदा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गुरु और शिष्य है उनका संबंध कैसा होता था, तो उस टाइम पे पिता और पुत्र जैसा दोनों का संबंध माना जाता था। क्योंकि देखिए जब शिष्य मतलब 8 वर्ष की आयु में बच्चे घर छोड़कर गुरुकुल में चले जाते हैं, तो यही एक जो उम्र होती है बच्चे की डेवलपमेंट की, विकास की, उसी टाइम पे वो गुरु के साथ रहते हैं। तो एक पिता और पुत्र का जो संबंध है वैसा ही संबंध इनके बीच में होता था। इसके बाद कि परीक्षाएं एवं उपाधियां कैसी दी जाती थी।
जैसे आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आपके एग्जाम होते हैं, आपके सेमेस्टरली एग्जाम होते हैं, आपके एनुअली एग्जाम होते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे परीक्षाएं कैसे होती थी और उपाधियां किस तरह से दी जाती थी? तो देखिए उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि आपके पास लिखने के लिए कोई भी पेन कॉपी ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार की फैसिलिटी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो जो बच्चों का ज्ञान होता था वही उनके लिए उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र होता था, ठीक है। मतलब बच्चों की योग्यता, उनका जो ज्ञान है वही उनके लिए प्रमाण पत्र होती थी। तो इसको जो विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां हैं उसके अंदर किस तरह से डिवीजन किया गया था। सबसे पहले थे कि अगर किसी बच्चे ने 12 वर्ष का सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ा है या फिर किसी भी एक वेद, जैसे कि आपको पता है 4 वेद होते हैं, ठीक है, किसी भी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लिया है तो उसके स्नातक की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 24 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी कि किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन, तो यहाँ से क्या है कि एक वेद के लिए एक बच्चे को कम से कम 12 वर्ष लगते थे, ठीक है। तो एक वेद का अध्ययन है यानी कि 12 वर्ष का पाठ्यक्रम कर रखा है तो स्नातक। अगर 2 वेद पढ़ लिए हैं यानी कि 24 वर्ष हो गए, ठीक है, तो उन्हें वसु कहा जाता था। किसी ने 36 वर्षीय पाठ्यक्रम किया है यानी कि 3 वेदों का वेद है, ये वेदों का अध्ययन किया है तो उन्हें रुद्र, और जिसने चारों के चारों वेद पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो उन्हें आदित्य की उपाधि से नवाजा जाता था। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं कि 12 वर्ष की आयु में स्नातक, 24 में वसु, 36 में रुद्र, 48 में आदित्य की उपाधि से नवाजा जाता, ठीक है। इसके बाद की जो वैदिक कालीन हमारी एजुकेशन थी उसकी जो मुख्य शिक्षा केंद्र कौन से थे? सबसे पहले थी हमारी तक्षशिला, केकई, मिथिला, प्रयाग और काशी। ये हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके सबसे जो मेन शिक्षा केंद्र है वो होते थे। इसके बाद हमारे आते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या थी कि शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षा होती थी, जो भी खर्चा होता था सारा का सारा गुरु है वो उठाते थे। दूसरा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी कि जो शिक्षा थी वो आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी, ठीक है। पाठ्यचर्या व्यापक थी, ठीक है, क्योंकि आपकी इसमें आध्यात्मिक यानी कि आपकी परा, अपरा, ठीक है, आपकी प्रारंभिक में कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी और आपकी उच्च शिक्षा में कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो यानी कि जो पाठ्यचर्या थी वो काफी व्यापक थी। गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन होता था क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले बच्चों को, शिष्यों को उठना होता था। जो गुरु होते थे उनके लिए उनका जो आसन होता था जहां पर गुरु बैठकर उपदेश देते थे वो तैयार करना होता था, ठीक है। तो मतलब जो एक जो जीवन था काफी अनुशासित जीवन होता था उनका, उनके हर एक काम करने का जो टाइम है वो फिक्स होता था। इसके बाद है कि गुरु और शिष्यों के बीच मधुर संबंध यानी कि पिता और पुत्र जैसे संबंध होते थे। गुरुकुलों का जो वातावरण था बहुत ही उत्तम और संस्कार प्रधान वातावरण होता था, ठीक है। तो ये थे हमारे वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है उनके गुण, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारे दोस्त भी थे। देखिए सबसे पहले तो जैसे जो शिक्षा का है वो राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं थी, यानी कि जो हम वित्त की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो जो राज्य हैं उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होता था। आय के अनिश्चित स्रोत मतलब जो भिक्षा होती थी किसी दिन सही भी मिल जाती थी, किसी दिन सही ना भी मिले, ठीक है, तो अनिश्चित स्रोत थे। पाठ्यचर्या अव्यवस्थित थी। मनोवैज्ञानिक संरचना, जैसे अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वेदों को ही पढ़ाया जाता था, वेदों से हटकर बच्चों के जो सामाजिक विकास है, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगिक विकास, उनका मोरल डेवलपमेंट है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती थी। इसीलिए जो शिक्षा है उसको मनोवैज्ञानिक संरचना बोला गया। इसके बाद था कि रटने पर अधिक बल, क्योंकि जो आपके वेद थे वो
कंठस्थ करने के अलावा शिष्यों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अनुशासन बहुत ही कठोर होता था। जन शिक्षा का अभाव था। देखिए जो घरों में, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री शिक्षा है, उसको भी पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया गया, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, जो घरों में बालिकाएं होती थी उनके लिए पढ़ाई की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यानी कि जन शिक्षा है उसका अभाव था। इसके अलावा था कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल। धार्मिक यानी कि जो वेद हैं सिर्फ और सिर्फ वेदों की ही पढ़ाई करवाई जाती थी, इसके अलावा और कुछ भी अलग से सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते थे। ठीक है, सो ये थे आपके जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके दोष। सो आज की वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसके बाद हम करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।